बासित ने फ़ोन कान से लगाया और सहन में निकल आया था। महानूर सो चुकी थी। अम्मा, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। वो वहीं एक तरफ बिछी चारपाई पर बैठ गया था। वो लड़का कौन था जिसकी वजह से नूरी पे इल्ज़ाम लगा था? हमारे गांव का था वो हैरान हुई। खैर है पुत्र, तुझे इतनी रात को ये सब क्यों याद आ गया? बताओ ना अम्मा, कौन था वो? दूसरी तरफ ज़रा खामोशी हुई। अब्बास नाम था उसका। वहीं आदिल के पिंड में रहता है। शहर का पढ़ा हुआ है। माँ बाप बहन भाई कुछ नहीं, अकेला। नूरी उसे कैसे जानती थी? वो एक लम्हे को चुप रह गई। मुझे नहीं पता। बासित ने लंबी सांस भरी थी। तुम कुछ छुपा रही हो अम्मा? एक बात बताना, सच सच। क्या तुम्हें भी लगता है अम्मा कि वो झूठी है और वो इल्ज़ाम सच्चा है? वो जवाब नहीं दे पाई थी कि कॉल कट गई। वो फ़ोन हाथ में लिए बैठी रह गई। वो एक याद बाज गश्त बनी गूंजती रही। मैं उसे पसंद करती हूँ चाची। वो लड़का अच्छा है। वो अच्छा लड़का है। वो उन लोगों के जाने के बाद बहुत देर तक वहीं बरामदे में सीढ़ी पर बैठा रहा, सतून से टेक लगाए, खामोश और बेबस सा। जिंदगी एक बंद कूचा बन चुकी थी। आगे कुछ था ही नहीं, पीछे कुछ बचा ही नहीं था। उसने थक कर सर टिकाया और आसमान को देखने लगा। रात खामोश थी। आसमान तारों से लदा हुआ था। उसने कुर्ब से आंखें मूंद ली थी। दिल बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ था। पुत्र, किसी ने होले से उसके कंधे पर हाथ रखा था। मेरा अब्बास, मेरा अमान। उसने चौंक कर देखा। वो उसके वालिद थे। रो क्यों रहा है? उसका ज़ब्त टूट रहा था। पलकों में अटकी बारिश बरसात होने को थी। मैं थक गया हूँ अब्बा जी। कोई गल नहीं पुत्र, थक गया है तो आराम कर ले। आराम से क्या होगा? मुश्किलें हल हो जाएंगी। वो मुस्कुरा दिए थे। तो रोने से हल हो जाएंगी? वो खामोश हो गया। वो सब मुझसे नफरत करते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, बदकिरदार कहते हैं अब्बा जी। वो मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं झूठा नहीं हूँ अब्बा जी। तू उन्हें बता कि तू झूठा नहीं है। साबित कर। कैसे? ये तुझे पता होगा। उन्होंने कंधे उचका दिए थे। देख पुत्र, दो ही रास्ते हैं। कालक भरे चेहरे के साथ जीना सीख ले या मुंह धो ले। तेरी मर्जी है। लोगों का क्या है? आज हैं कल नहीं होंगे। आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाएंगे। लेकिन क्या तू भूल जाएगा? तुझे याद रहेगा कि तू सच्चा था और तुझे झूठा कहा गया था। वो खामोश बैठा सुन रहा था। लड़ के हार जाना डर के हार जाने से बेहतर होता है पुत्र। वो बहुत देर तक आंखें मूंदे बैठा रहा था। यहाँ तक कि ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया था। उसने चौंक कर आंखें खोली थी। फिसूं टूट चुका था। वो अकेला बरामदे की सीढ़ी पर सतून से टेक लगाए बैठा था। बासित नहीं आया। यूनिवर्सिटी में मूवी नाइट थी। उसका और बासित का बाहर आउटिंग का प्लान था। वो बहुत देर से उसी के इंतज़ार में थी जब उसने उमर को अकेले ही आते देखा था। नहीं, वो तो इमरजेंसी में गांव चला गया है अपनी मिसेस को लेकर। उसकी रंगत फीकी पड़ती चली गई। उसका दिल उस सब से यकदम उचाट हो गया था। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उमर ने उसे हैरानी से देखा था। मैं ठीक हूँ बस। वो वहाँ से निकल आई। यूनिवर्सिटी का लॉन खामोश पड़ा था। ऊंचे ऊंचे दरख्त सन्नाटा ओढ़े अंधेरे में डूबे हुए थे। वो हलक के बल चिल्लाई थी और थक कर वहीं घास पर गिरने के से अंदाज में बैठती चली गई थी। लौट आओ बासित, मेरे लिए, पहले की तरह, बस मेरे बनकर, प्लीज़। मैं पागल हो चुकी हूँ। मैं भी कमली, हाँ मैं भी तुम्हारे लिए कमली हो चुकी हूँ। वो बहुत देर तक वहाँ बैठकर फूट फूट कर रोती रही थी। नवंबर के आसमान का रंग हल्के से हल्का होता जा रहा था। सूरज भी बड़ा खामोश खामोश सा रहता था। उसकी सारी जवानी भी थक कर पीढ़ी ओढ़ चुकी थी। मौसम का सारा हिजान ठंडा पड़ चुका था। स्कूल की अधूरी तामीरशुदा इमारत ऊँग रही थी। उससे ज़रा आगे वो घर भी खामोश था। बरामदे में बिछी चारपाई अभी तक जाने वालों के कदम देख रही थी। बैरूनी दरवाजे पर ताला पड़ा था। गांव से बाहर जाते रास्ते पर वो गाड़ी दूर जाती दिखाई दे रही थी। इमरजेंसी के सामने कॉरिडोर में भागते कदमों की आवाज़ें थीं जो स्ट्रेचर को घसीटते ले जा रहे थे। उस पर आदिल पड़ा था। बाएं तरफ सीने को मसलता वो शदीद तकलीफ में था। इमरजेंसी डॉक्टर, हार्ट अटैक आया है। वो उसे आईसीयू में ले गए थे। उसकी नई नवेली दुल्हन उसी सुर्ख जोड़े में वहीं खड़ी रह गई थी। बासित और सारिया क्लास से साथ साथ बाहर निकले थे। कैसे हो तुम? वो उसे बगौर देखती हुई पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ मादाम, आप सुनाइए। गांव गए थे, वहाँ सब ठीक हैं। वो उसे जताना चाहती थी कि वो उसे मूवी नाइट का कहकर खुद गांव चला गया था। बासित उसके सवाल पर उलझकर उसे देखने लगा था। तुम्हें किसने कहा कि मैं गांव गया था? उमर ने। वो एक लम्हे को खामोश रह गया।
उमर ने? उसने झूठ क्यों बोला, जबकि मैं तो गांव गया ही नहीं। वो उसी दिन क्लास के बाद उसे हॉस्टल के कमरे में ले आया था। तूने उससे झूठ बोला उमर? किससे? वो नासमझी से उसे देखने लगा। बन मत, तुझे भी पता है कि तूने किससे और क्या झूठ बोला है। वो चुप रह गया था। बासित को गुस्सा चढ़ा। वो उसकी तरफ बढ़ा और उसका गिरेबान पकड़ा। तूने उससे झूठ क्यों बोला? और मूवी नाइट के बारे में तूने मुझसे भी झूठ बोला कि वो कैंसिल हो गई है, जबकि वो कैंसिल नहीं हुई थी। वो मेरा इंतज़ार करती रही थी। वो अभी भी चुप था। बोल, चुप क्यों खड़ा है तू? तूने क्यों उससे झूठ बोला था? हाँ, बोला मैंने झूठ, उसने ऊंची आवाज़ में कहा था। अपने लिए नहीं बोला, न तेरे लिए। वो उसे देख रहा था। फिर क्यों? किसके लिए? उस कमली के लिए जो सारिया से ज़्यादा तुझे डिज़र्व करती है। वो होले होले बोल रहा था। इसलिए कि दोबारा कोई उमर असलम पैदा ना हो। मैंने जब से होश संभाला है खुद को अकेला ही देखा है, खुद को अकेला ही पाया है बासित। वो उसके सामने बैठा धीमे लहजे में बोल रहा था। मेरे पापा हाई फाई क्लास से थे, पढ़े लिखे, अच्छी पर्सनालिटी, बड़े लोगों में उठना बैठना। मेरी माँ में ये सब कुछ नहीं था। वो हर लिहाज से कमतर थी। शक्ल सूरत वाजबी, तालीम बराए नाम। बस घर वालों के दबाव की वजह से पापा ने शादी कर ली, वरना वो लंबी चौड़ी जायदाद से हाथ धो बैठते। उन्होंने दिल से मेरी माँ को कभी कबूल नहीं किया। मैं भी जाने कैसे पैदा हो गया, शायद गलती से। उन्होंने उन्हें हमेशा ताने दिए, उनको पेंडू कहा, हकीर जाना, जलील किया। मेरी माँ सब सुनती रही, सब सहती रही और होले होले अपने हवास खोने लगी। बासित ने देखा उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। मेरी माँ बिगड़ती रही, मेरा बाप संवरता गया। इधर जायदाद का बंटवारा हुआ, उधर उन्होंने दूसरा ब्याह रचा लिया अपनी किसी मोहब्बत से जो उनकी बराबरी की थी। शहर की लड़की, कॉन्फिडेंट, पढ़ी लिखी और हसीन। मेरी माँ उसके सामने फेल हो गई। उसे शराकतदारी पसंद नहीं थी। मेरे बाप को कहा तो उन्होंने खड़े खड़े मेरी माँ को तलाक दे दी। उसके गालों पे आंसू बह निकले थे। वो पागल हो गई बासित, हवास खो दिए, हर बात भूल गई, बस एक कमली झल्ली बन गई। और मैं कुछ भी ना रहा। 10 साल मैंने अपनी माँ को ऐसी तकलीफ में देखा, रोते, चीखते, चिल्लाते, मेरे बाप को पुकारते, आखिरी सांस तक, लेकिन वो नहीं आए, एक बार भी नहीं। वो मर गई। उन्हें याद करते करते वो जिंदा रहे, उन्हें भूल कर भी जिंदा रहे। वो फूट फूट कर रो दिया था। बासित जल्दी से उठा और उसके पास बैठकर उसके कंधों को सहलाने लगा। याद उन्हें आई तो बहुत सालों बाद। जब मेरी याद आई, उन्होंने नाकदरी की तो खुदा ने भी उन्हें सजा देने की सोची। उनकी बीवी बांझ निकली, शादी के 14 साल बाद भी। तब उन्हें मैं याद आया, तब जब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया और मैंने उन्हें धुतकार दिया। वो मेरे कुछ भी नहीं लगते बासित, क्योंकि वो मेरी माँ के कुछ नहीं लगते थे। वो जरा रुका था। महानूर तुझे देखती है तो उसके देखने से मेरी माँ की निगाहें देखती हैं बासित। वो जब रोती चिल्लाती है तो मुझे उनकी चीखें सुनाई देती हैं। मैंने इसलिए झूठ बोले थे बासित। मैं एक बार फिर से किसी उम्र का जन्म नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि जितनी नफरत मैं अपने बाप से करता हूँ कोई और बेटा भी अपने बाप से करे। मैं नहीं चाहता हूँ कि पागलपन को तोजी बनाकर कोई किसी को फिर से छोड़ दे। वो बोलता चला गया था। बासित ने खामोशी से उसकी सारी बात सुनी थी और रसान से उसे देखा था। मैं उसे छोड़ूंगा या नहीं, वो मुझे चाहने लगी है या नहीं, वो ठीक होगी या नहीं, मैं ये सब नहीं जानता उमर। मैं बस एक बात जानता हूँ कि मैं सारिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उससे दस्तबरदार मैं कभी नहीं हो पाऊँगा। वो मजबूत लहजे में कहता चला गया। उस रात डॉक्टर जैन और हमना आउटिंग के लिए बाहर निकले थे। उसामा उनके साथ ही था जब वो आदमी उसे अगवा करने की नीयत से घर में दाखिल हुआ था। वो बहुत मोहतात हो चुके थे। पहले उन्होंने मकान बदला और अब शहर भी बदल लिया था। अस्पताल से भी उन्होंने ट्रांसफ़र करवा ली थी। उस रात वो सैर के बाद लौटे तो तीनों थके हुए थे। डॉक्टर जैन तो वहीं लाउंज में ही सो गए थे। हमना बच्चे को लेकर कमरे में चली गई थी। वो रात ठीक ठाक ही गुजरी थी, कोई खटपट नहीं, कोई आहट नहीं। अगली सुबह हमना हैरान थी। उसामा के सर के बाल दाईं कनपटी से एक गुच्छे की सूरत में गायब थे। बासित उस गांव में दूसरी बार आया था, महानूर के वलीमे में शिरकत के लिए। जब से वो आदिल की हवेली आए थे तब वो पहली बार वहां आया था। वो गांव उनके गांव के पड़ोस में ही था। आदिल के वालिद ताया अब्बू के दूर के कज़न थे, तो पीछे कहीं रिश्तेदारी भी थी। और गांव वगैरह में तो वैसे भी कहीं ना कहीं जाकर कड़ियाँ जोड़कर रिश्तेदार बन ही जाते हैं। अब वो पूछता पाछता अब्बास के घर तक पहुंचा। उसकी मायूसी के लिए दरवाजे पर ताला लटका उसका मुंह चिढ़ा रहा था।
अगर नूरी बेगुनाह है तो वो अब्बास नामी शख्स भी मुजरिम नहीं है। मुझे उसकी तरफ से भी सब जानना है, शायद बेहतरी के लिए कोई क्ल्यू मिल जाए। और अब चाचा ये किधर गए हैं? उसने राहगीर से पूछा तो उसने मुंह बनाया था। मुझे क्या पता, हम क्यों जानियों और बद किरदारों का पता रखें। वो चुप कर गया। ये बड़ा ख़राब आदमी है। इधर पिंड के सरपंच के पुत्र की बीवी से मुआशका था इसका। तोबा तोबा, बच्चा भी था उसी नाजायज़ ताल्लुक से। इससे ज़्यादा बासित सुन नहीं सकता था। इधर उधर से उसे ये मालूम हुआ था कि वो शहर में जॉब करता था। स्कूल के चौकीदार से उसका नंबर भी मिल गया था, जो कि फिल वक्त बंद था। उसके शहर के फ्लैट का एड्रेस भी मिल गया था। अब उसकी उम्मीद बंधने लगी थी। हार्ट अटैक आया है, साथ ही स्ट्रोक ने हमला किया है। दाहिनी तरफ की बॉडी पे शदीद असर हुआ है। वो आईसीयू में ही था। उसके चाचे ताए अपने लड़कों के साथ पहुंच चुके थे, वो सब जिनके साथ आदिल और उसके बाप ने हमेशा घपले किए थे। उन्होंने मरते हुए बाप के अंगूठे लगवाकर सारी हवेली और ज़मीनें अपने नाम करवा ली थी। सारे ताए चाचे देखते रह गए थे। अब उनकी बारी थी। वैसे भी जानवर जब मरने वाला हो तो गिद्ध उतर ही आते हैं। वो हवेली, वो ज़मीन, वो जायदाद सब हमारी है, वो हमारी है। वो अपनी अपनी लड़ाई लड़ने लगे थे। वो अभी नीम बेहोशी में था। उसके ताए के लड़कों ने वार्ड बॉय की मुट्ठी गर्म करके कागजात पर उसके अंगूठे लगवा लिए थे। जैसी करनी वैसी भरनी। 2 दिन बाद उसे होश आया था। अपनी फालिद ज़दा ज़ुबान से वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। नूरी, वो चंद टूटे फूटे लफ्ज़ थे। बासित ने दूसरी बार दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि दरवाज़ा खुल गया। सामने वो गंदमी सी रंगत वाला इंसान खड़ा था। आप अब्बास हैं? अब्बास ने इस बात में सर हिलाया। बासित ने दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। मैं बासित नज़र हुसैन हूँ, महानूर का शोहर। वो धक से रह गया। सारिया ने टहनी से वो गुलाब का फूल खींचकर जुदा किया था और कांटा उसकी उंगली में घुस गया था। उसके लबों से हल्की सी सिसकारी निकली और उंगली पर वो नन्हा सा खून का कतरा नमूदार हो गया था। मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ। मेरा एतबार करना, मैं बस तुम्हारे लिए लौट कर वापस आऊँगा। उसके कानों में वो आवाज़ गूंज रही थी। जहन के पर्दों पर वो मंजर लहरा गया जहाँ बासित और महानूर साथ साथ हंसते मुस्कुराते शॉपिंग मॉल में थे। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो सारिया, ये बात हमेशा याद रखना। उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने वो फूल सामने किया और उसकी भीनी खुशबू अपने अंदर उतारी थी। तो वाह, कितनी बुरी चाय बनाती हो तुम। तुम्हें कभी बासित की मिसिस के हाथ की बनी चाय पीनी चाहिए, मज़ा आ जाएगा। उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। वो तो अपनी मिसिस के साथ गाँव गया है। ये गंदी है, इसे कहो यहाँ से जाए। ये बुरी है, ये अभी नहीं है बासित। वो उसके हाथ जकड़े हुए थी। तेज हवा के झोंके से फूल की पत्तियां दूर तक बिखरती चली गई थी और वो साकित खड़ी रह गई। मैंने वो सब नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। बासित ने उसे कड़े तेवरों से देखा था। हर मुजरिम यही कहता है कि वो मासूम है, तो तुम मुझे मुजरिम साबित करने के लिए आए हो? बासित ने नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं बस जवाब ढूंढने आया हूँ। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। दरमियान में रखी मेज पर धरी चाय के कपों से भाप उड़ रही थी। वो तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। 8 माह से मैं इसी में लगा हुआ हूँ। हर शय भुलाकर, जॉब, घर, स्कूल, बार सब दाव पर लगाकर, सब बस अपनी ज़ात पे लगे इन दागों को धोने में लगा हूँ। वो ज़रा रुका था। वो रिपोर्ट्स गलत थी बासित, ये कैसे कह सकते हो तुम? वो होले से मुस्कुराया था। क्योंकि मेरे पास सही रिपोर्ट्स हैं। बासित को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। तुम्हें खुद भी पता है कि तुम क्या कह रहे हो? वो जवाबन उठा और अंदर कमरे में चला गया था। वापस लौटा तो उसके हाथ में वो फाइल थी। ये डीएनए रिपोर्ट्स वो हैं जो आदिल ने दिखाई थी। इसमें मेरी डीएनए रिपोर्ट ठीक है, लेकिन मुर्तज़ा की नहीं, वो जेली थी। मेरी रिपोर्ट से बनाई गई नकल। उसने दूसरा कागज़ उसके सामने रखा। यह है मुर्तज़ा की असल डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। अब मेरी रिपोर्ट से इसका मवाजना करो, देखो कहीं ज़रा से भी मुमासलत है। बासित उलझ कर रह गया। 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो। तुम कह रहे हो ये मुर्तज़ा की सही रिपोर्ट है, तुमने ये कहाँ से करवा ली? वो तो साल होने को आया, मर चुका। अब्बास ने नफी में सर हिलाया था। नहीं मेरे दोस्त, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही है, वो जिंदा है। बासित का दिल धक से रह गया। मैंने बहुत पीछा किया उसका, शहर बदला, जॉब बदली, सुराग लगाई, देर से ही सही, लेकिन मैंने ये पा लिया है। उसे मकसूद भाई का फ़ोन आया था। आदिल को अटैक आया है, बड़ी बुरी हालत है। उसके ताए चाचों ने सारी हवेली जायदाद पे कब्जा कर लिया है। मैं कल होकर आया हूँ। बड़ी ख़राब हालत है उसकी, बड़ी ख़राब हालत है उसकी। वो ज़रा रुके थे। वो महानूर का नाम लेकर रोता रहता है, हर वक्त उसी को आवाज़ें देता रहता है।
बासित सुन रह गया था। तू नूरी को लेकर पिंड आ जा, मरते हुए की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए पुत्र, वो उससे माफ़ी मांगना चाहता है। उसने ना कह दिया था। उसकी हालत बमुश्किल संभली है भाई जी, मैं नहीं चाहता वो फिर से अपनी जहनी हालत खो बैठे। मैं उसे वहाँ नहीं लेकर जाऊँगा। तू क्या ये चाहेगा कि सारी ज़िंदगी वो अपने दामन पर दाग के साथ जीती रहे? वो चुप रह गया था। वो माफ़ी मांग रहा है तो मतलब वो गुनाहगार नहीं है। ये बात उन सब के सामने साबित होने दो जिनके सामने वो मुजरिम साबित हुई थी। वो इसी बात पर राज़ी हो गया था। वो भी सच्चा साबित होना डिज़र्व करती थी। कल हम गांव जा रहे हैं। आदिल की बीमारी का तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। हो सके तो तुम भी पहुंच जाना। उसने अब्बास को मैसेज किया था और अब्बास ने डॉक्टर जैन को। मैं जानता हूँ तुम्हारे लेपालक बेटे की असलियत क्या है डॉक्टर, और तुम्हारी असलियत कल सबके सामने आ जाएगी।